नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 12वीं की निरंतर क्लासें चल रही हैं। इकाई 1 जीव विज्ञान का इकाई 1 ख़त्म हो चुका है। ये इकाई 2 है, अध्याय 5वां वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल एंड जेनेटिक ऑफ वेरिएशन। दोस्तों, विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको हम कहीं ना कहीं से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप लोग पढ़िए और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जीव विज्ञान में कोई भी परेशानी ना आए और नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ मैं। आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा हर रोज़ वीडियो जो अपलोड होता है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही प्रतीत होता है, वंशागति एक ऐसा चेन सिस्टम है जो अपने पूर्वजों से मिलने वाले जो लक्षण हैं वो उस बच्चे के या उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उस पर डीएनए के माध्यम से ऑटोमेटिक ही उस पर पहुंच जाते हैं, जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे हम वंशागति कहते हैं। विविधता तो मनुष्यों, पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों, हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। विविधता के जो लक्षण हैं वो भी उनके माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। और कौन कौन से इनके सिद्धांत प्रिंसिपल काम करते हैं इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप लोग सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। आइए शुरू करते हैं वंशागति विविधता के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक एंड वेरिएशन। जेनेटिक क्या होता है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जेनेटिक एक ऐसा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। वंशागति या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं ऐसे लक्षण जो उनके माता पिता से बच्चों तक पहुँचते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे हमारे जो माता पिता के जो लक्षण हैं वो हम लोगों तक आए और हमारे जब अगली संतान होगी उन संतान में भी हमारे जो लक्षण हैं वो कुछ लक्षण माता पिता के, हमारे माता पिता के और कुछ लक्षण हमारे, ये सारी चीज़ें जो स्थानांतरित होती हैं ये होता है वंशागति या आनुवंशिक लक्षण। नेक्स्ट में आते हैं विविधता, वेरिएशन। जीवों में एक ही जनक से प्राप्त दो जीवधारियों के लक्षणों में होने वाला अंतर विविधता या विभिन्नता कहलाता है। जी दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, इन सभी में भी विविधता पाई जाती है। एक ही जनक का मतलब है एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं
उनमें भी ये वेरिएशन पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम हैं और हमारे जो छोटे भाई हैं या हमारी जो सिस्टर हैं, उनमें और हम में बहुत ही फ़र्क होता है, बल्कि हैं एक ही माता पिता की संतानें। तो ये जो है जो वेरिएशन है वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, जिसको हम विभिन्नता या विविधता भी कहते हैं। अब आनुवंशिकी क्या है? विभिन्न लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। जी दोस्तों, जो वंशागति तथा विभिन्नता है, जो विविधता है और वंशागति के जो लक्षण हैं, उनका जो अध्ययन है हम आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग वैटसन ने 1905 में किया था। जी दोस्तों, किसने किया था? वैटसन ने 1905 में किया था। परंतु आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप लोग नोट करिए कि जो आनुवंशिकी का शब्द का जो प्रयोग किया था वे वैटसन ने किया था, और जिस जनक जो माने जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है दोस्तों। इन्हीं के नाम पर, ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम पर ही मेंडलवाद नाम पड़ा। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत हम ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आनुवंशिकी के अंतर्गत हम वंशागति और विविधता या विभिन्नता दोनों चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। मेंडलवाद में ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रथम आनुवंशिक ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो प्रथम आनुवंशिकीविद थे। उन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर आनुवंशिकी की नींव डाली। जी दोस्तों, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये इनके मूल कुछ नियम हैं। इन्होंने मूल नियम बना करके आनुवंशिकी की नींव जो डाली है, उसी वजह से इनको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल ने अपने कुछ प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग मटर पर अधिकतर किए हैं, क्योंकि मटर ही एक ऐसा पौधा है जिसके माध्यम से हम जेनेटिक जो लक्षण हैं उनको भली भांति देख सकते हैं। मेंडल ने मटर को ही चुना और उनके जो लक्षण हैं वो 7 जोड़ी जो लक्षण हैं उनका अध्ययन किया, और इन्होंने मटर की 234 किस्मों का अध्ययन किया। जी दोस्तों, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, और कितने मटर के पौधों पर? 234 प्रकार के मटर के जो किस्में हैं उन पर अध्ययन किया, और जिनमें से 22 किस्मों पर ही कार्य किया। जी दोस्तों, इन्होंने 234 मटर के पौधे तो लिए, लेकिन 22 प्रकार के जो किस्मों के जो बीज हैं या पौधे हैं उन पर ही सिर्फ उन्होंने कार्य किया। और वो कार्य कैसा है, आइए देखते हैं। लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी से क्या तात्पर्य है? देखिए, जो लक्षण बाहर रूप से दिखाई देते हैं और आंतरिक रूप से भी उनका पूरी तरह अध्ययन करने पर भी वही लक्षण प्रूफ होते हैं, तो वो जो है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं उन पर दबाव आता है या वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाते हैं, तो वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं।
जैसे हम किसी भी जगह जाएं और उसको देख करके आनंदित हो उठते हैं, तो आनंद का जो प्रतीक है वो हमारे मुखमंडल पर छा जाता है। तो वो हमने क्या किया, उसको हम व्यक्त कर दिया। और वहीं देखते हैं दूसरे व्यक्ति जो आते हैं और वो अपने लक्षणों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है इन लक्षणों को अपने अंदर ही समेट लेते हैं और वो बाहर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनको हम अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं। तो ये कुछ 7 प्रकार के लक्षण हैं। उनमें से कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा अप्रभावी है, ये देखते हैं। तो पहला है बीज की आकृति। जी दोस्तों, बीज की आकृति गोल बीज है और झुर्रीदार बीज है। गोल बीज और झुर्रीदार, तो इसमें जो गोल बीज है वो प्रभावी लक्षण हुआ और जो झुर्रीदार बीज है वो अप्रभावी लक्षण हुआ। जैसे हमने गोल बीज और झुर्रीदार बीज के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको मिला करके एक बीज तैयार करते हैं, और बीज तैयार करने पर उनको हम उससे जो उत्पन्न होने वाला पौधा है और उससे जो मिलने वाला जो फल है उसमें हम देखते हैं कि गोल बीज ही उसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रभावी लक्षण है वो गोल बीज का है और जो अप्रभावी लक्षण है वो झुर्रीदार बीज का है। और बीज का रंग भी देखते हैं। बीज का रंग कैसा है, पीला और हरा। तो प्रभावी कौन सा हुआ, पीला हुआ, और अप्रभावी हरा। पुष्प का रंग लाल और प्रभावी लक्षण कौन सा है, लाल है, और अप्रभावी लक्षण है हरा। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर फली की आकृति। फली की आकृति फूली हुई है, ये प्रभावी लक्षण हुआ, और पिचकी हुई है, ये अप्रभावी लक्षण। इसके बाद आते हैं फली का रंग। पुष्प का रंग अभी तक हमने देखा कि लाल और सफ़ेद, लाल प्रभावी और सफ़ेद अप्रभावी। अब फली का रंग देखते हैं तो इसमें प्रभावी लक्षण है हरा और अप्रभावी लक्षण है पीला। पुष्प की स्थिति कैसी है, पुष्प किस स्थान पर लगा हुआ। कुछ पुष्प, जैसे ये पौधा है, पौधे के जैसे ही पत्तियां निकलती हैं तो यहीं से ही पुष्प निकलते हैं। कुछ में क्या होता है, कुछ में डालियां आती हैं, डालियों के बाद सीधे पुष्प आ जाते हैं लास्ट छोर पर। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो एक होता है पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और एक होता है अग्रस्थ। जो आगे की ओर पुष्प आते हैं वो अग्रस्थ कहलाते हैं, और जो कक्ष बाई कक्ष या जहाँ से डालियाँ या पत्तियाँ उगती हैं वहीं पर से जो पुष्प निकलते हैं वो कक्षस्थ होते हैं। तो इसका मतलब जो प्रभावी लक्षण हुआ वो कौन सा हुआ, कक्षस्थ हुआ, और जो अप्रभावी हुआ वो अग्रस्थ हुआ। इसके बाद सेवन जो 7वां लक्षण है वो पौधे की लंबाई पर है। लंबाई, अब पौधे की लंबाई हम देख करके ही जान सकते हैं कि पौधा लंबा है कि बौना है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। यदि पौधा लंबा हो रहा है तो वो प्रभावी लक्षण हुआ, और बौना पौधा अप्रभावी लक्षण हुआ। तो ये जो 7 लक्षण हैं, ये इन पर हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो आनुवंशिकी के जो जनक हैं या वंशानुगत के जो लक्षण हैं, उन्होंने दिए हैं। और 22 किस्मों पर जो उन्होंने अध्ययन किया, तो ये जो लक्षण बताए गए वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बताए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी बातें आपकी समझ में आई हों, तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।